चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. तो अपने करंट अफेयर्स का कंटिन्यूएशन करेंगे. लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ देखा था और आप सबके मेरे को नोट्स आए, मतलब मेजोरिटी के आए और कुछ लोगों का काफी बैकलॉग्स पड़ा हुआ है जैसे कि मैं सुन रही हूँ. सो वो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए आई बिलीव, बिकॉज अपना टारगेट मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या है कि फटाफट इसको खत्म करना ताकि एमसीक्यूज में जंप कर सके. फुल लेंथ कंप्लीट करना है हमें. तो फुल लेंथ के लिए नॉलेज होना जरूरी है और उसके बाद तो नए नए क्वेश्चंस आते ही जाएंगे जिसको अपने करेंगे. बट वी हैव टू टारगेट कि देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब तुम बैठते हो ना तो सिलेबस सब कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस सब कुछ होता है. तो एक बार के लिए तुमको बेस नॉलेज लेना पड़ता है एंड वंस बेस नॉलेज इज डन यू हैव टू फोकस ऑन द टिका टिका पार्ट. तो यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी ये देन प्रैक्टिस एंड देन फिर जाके परफेक्शन बनोगे आप, परफेक्शनिस्ट. तो अभी फटाफट से अपने बेस और कंप्लीशन पे फोकस करते हैं. उसके लिए टाइम थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग को बहुत जरूरी है. आई अंडरस्टैंड आप सब बहुत बिजी हो अपने स्केड्यूल्स के साथ, टू मच है ना, सबके सब, वीडियो बैच वाले भी और आप लोग भी. लेकिन थोड़ा सा फोकस करके स्टार्ट करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था यहां तक, G20 तक, G20 समिट तक हमने कंप्लीट किया था. और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने रीजन के बारे में पढ़ना. क्या है वो, देखो फटाफट. आप पे सब विजिबल है ना? ग्रुप में लिख दिया क्या किसी ने एक बार के लिए? आज बहुत सारे नोन टर्म्स होने वाले क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज से अपने नेशनल बॉडी में जाने वाले हैं. नेशनल बॉडी में जाएंगे तो काफी सारे नोन टर्म्स है और आपको पता है कि क्या क्या होता है इंडिया में, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे. आज मेजरली हम लोग दो बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, इनफैक्ट तीन. एक नीति, एक आपका आरबीआई एंड देन सेबी. ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी एंड मतलब काफी सारा गवर्निंग बॉडीज रूल करते हैं. तो अपने को मजा आएगा क्योंकि नेशनल बॉडीज है. तो फटाफट से इंटरनेशनल को खत्म करते हैं, नेशनल में एंटर करते हैं. चलो, सब कुछ ओके है, स्टार्ट करते हैं क्या? चलो परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट. बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो, ये बहुत फनी कहानी है. इसका नाम शुरू से बिम्स्टेक नहीं था, ठीक है. इसका नाम बहुत अलग अलग हुआ है, बट फाइनली जाकर के, एक होता है ना कि दो दोस्त थे, मान लो नारायण और मूर्ति, तो एनएम लगा दिया. फिर उसके साथ सोहेल भी आ गया तो नारायण मूर्ति सोहेल ऐसे लगा दिया. बट ऐसे दोस्त जुड़ते जाएंगे तो ऐसे ही नाम तो नहीं बढ़ा सकते बिकॉज बहुत सारे रीजन है. तो फिर लास्ट में नाम थक हार के इन लोगों ने क्या रख दिया, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अब तुम पढ़ोगे कि क्यों ऐसा नाम है. तो देखो, नाम ही जब बोल दिया ना कि बे ऑफ बंगाल, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का ही है, ये पानी है ना. पानी के आसपास, किनारे के आसपास तो बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं, उस हिसाब से ये फॉर्म हुआ था. तो बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर्स हैं एज ऑन डेट, आज के डेट पे. मेंबर का मतलब, मेरा मतलब है मेंबर स्टेट्स, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन या टेरिटरी को टारगेट करते हैं या उस रीजन के आसपास. इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हैं, इसका मतलब है कि वो आसपास रीजन, पानी के आसपास है. तो पहले जो था ना ये रीजन, ये हुआ 6 जून 1997 में. अब यहां पे ना मैंने आप लोगों को एक रेफरेंस लिखाया था बैंकॉक डिक्लेरेशन का, और मैंने बोला था ना बे ऑफ बंगाल भी याद करके रखना, वो यहां से आया है, ठीक है. तो बैंकॉक डिक्लेरेशन 6 जून 1997 में ये आपका कंस्टिट्यूट हुआ. अब आज के डेट पे यहां पे कितने मेंबर्स है, 7, ठीक है. उस समय इट कॉन्स्टिट्यूट मेंबर स्टेट्स 5 डिराइविंग फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट. मतलब आज के डेट पे ये जो 7 है ना, इसमें 2 पार्ट्स, एक है साउथ एशिया के रीजन्स और एक है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स. आज के डेट पे जो 7 मेंबर्स की मैं बात कर रही हूं उसकी बात है. लेकिन जब शुरू हुआ था यानी इनिशियली, तब इसमें कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर स्टेट्स थे. तो यहां पे ये 4, BIST, ईसी का मतलब हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड BIST का मतलब आपके जो 4 नेशंस है ना उसका ये नाम था, विच वाज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बाद में इसमें म्यांमार भी आ गया, ठीक है. म्यांमार का डेट क्या है, 22 दिसंबर 1997, जो कि बाद में एक मीटिंग के थ्रू एंटर किया था. बाद में इसका नाम वापस चेंज कर दिया गया, BIMST करके हो गया. बाद में फिर नेपाल और
सुनिए डीके जी ज्यादा बोलिए मत, ठीक है? चलिए स्टार्ट है क्या? स्टार्ट हो गया? ठीक है, सुनना। होपफुली आपको 1 मिनट दिया गया था, आपने पढ़ा होगा, वो 1 मिनट पढ़ने के लिए था आपके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मैम ठीक है, हमें समझ आ गया कि कौन से मेंबर्स है, 7 मेंबर्स है, कहां से है, रीजनल क्या है, कितना बिलियन कितना ट्रिलियन इकोनॉमी है, जीडीपी कितना है, सब कुछ हम समझ गए। अब बताइए मेरे को इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बना क्यों? इसका ऑब्जेक्टिव होगा ना कुछ, तो ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल है तुम्हारे लिए सामने दिया हुआ है, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स। मतलब अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स, इकोनॉमिकल है, एग्रीकल्चरल है, एजुकेशनल है, मल्टीपल सेक्टर्स है, लेकिन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है हर एक सेक्टर में। उसको किस तरीके से अचीव किया जाए इन रीजन्स के बीच में, और म्यूचुअल कोऑपरेशन करके कैसे रखा जाए, दिस इज द पर्पस, दिस इज द मेन पर्पस। व्हाट्स द जोक? टेल अस, विल ऑल्सो लाफ। चलो नेक्स्ट, क्या ये दिखा क्या? चलो अभी सबको गरीबी दूर करनी है, मिटिगेट करना है बहुत कुछ, और हर जगह जहां पे भी तुमको ये सारे रीजन्स दिख जाए, समझ जाना कि पॉवर्टी वाला वर्ड आएगा ही आएगा। यहां पे बोल रहा है भाई, मिटिगेटिंग दी ऑनस्लॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय यूटिलाइजिंग रीजनल रिसोर्सेज एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। यहाँ पे जितना भी तुमको एडवांटेजेस दिख रहा है, जितना भी तुमको रीजनल, मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है हमें उसको अच्छे से यूज करना है, हमारे रीजन के पास जो है हमें उसको अच्छे से यूज करना है, दिस इज द मेन पर्पस, एंड इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल इसके बारे में बताया कि कौन कौन से रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, विथ 6 सेक्टर्स, 6 सेक्टर्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, फॉर सेक्टरल कोऑपरेशन इन लेट 1997। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इन 6 सेक्टर्स पे काम करेंगे। बाद में इसको एक्सपैंड कर दिया गया 9 और सेक्टर्स में। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड करके दिमाग में रखना है क्या कि कितने सेक्टर्स पहले थे, अभी बाद में कितने आ गए। इतना याद रखो कि फर्स्ट टाइम में 6 थे, बाद में 9। आज के डेट पे जो लेटेस्ट सेक्टर चल रहा है, ये सब बहुत कॉमन है, अगर आप एक बार भी देखोगे, दिख रहा है पॉवर्टी एलिवेशन, नहीं तो दिखेगा ही तुमको, ठीक है। टेररिज्म वाला, काउंटर टेररिज्म, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, क्लाइमेट चेंज इन 2008 जो कि लेटेस्ट है यहाँ पे। तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी कि ठीक है एकदम लेटेस्ट क्या एंटर हुआ, बिकॉज यू कैन नॉट अज्यूम कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, रैशनली के साथ आपको काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बाद में देखें तो बीइंग अ सेक्टर ड्रिवन ग्रुपिंग कोऑपरेशन विद इन बिम्स्टेक हैड इनिशियली फोकस्ड ऑन 6 सेक्टर्स जो हमने अभी भी पढ़ा, बाद में वो एक्सपैंड हुआ और उसमें और भी सेक्टर्स आ गए जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ना, एक 2021 की बात बोली गई है कि फॉलोइंग द स्टेप्स टू रैशनलाइज एंड रीऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, कोऑपरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, रीऑर्गेनाइज्ड इन 2021, विच इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट है। अब देखो सेक्टर्स और सब सेक्टर्स किस तरीके से बढ़ गए, कैसे बटे, रीजन वाइज बटे, कि कौन सा रीजन किस सेक्टर को डील करेगा, उसके बेसिस पे ये बढ़ गया। तो ये देखो, बांग्लादेश किस पे डील कर रहा है, भूटान किस पे, अपना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, इंडिया किस पे डील कर रहा है, इंडिया इज डीलिंग विथ सिक्योरिटी पर्पसेस, इंडिया इज डीलिंग विथ सिक्योरिटी पर्पसेस। इसके सब सेक्टर्स भी हैं कुछ, और अगर देखो सिक्योरिटी से है ना तो रिलेट कर पाओगे ना, सिक्योरिटी में यही सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, तो रिलेट कर पाओगे सब सेक्टर्स कौन से, फिर म्यांमार कौन से रीजन में डील कर रहा है और उसका सब सेक्टर क्या है, तो डील कर पाओगे ना कि ये अगर मेन सेक्टर है तो सब सेक्टर इसी से रिलेटेड होगा, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। देखो इंपॉर्टेंट तो है इंडिया वाला, बाकी का एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर आपको मेन सेक्टर पता है तो सब सेक्टर आराम से याद रहेगा, बट होलिस्टिक वे में आपको एक आइडिया आना चाहिए कि बिम्स्टेक है क्या, क्यों बना था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबका आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स इन डेप्थ चीजें नहीं याद होंगी, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव याद होगा। इन डेप्थ तब याद होगा जब एग्जाम है, एक बार फटाफट गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके अच्छा, यहाँ पे इनकी अपना जनरल के बारे में पढ़ना होगा ना, सेक्रेटरी जनरल। लास्ट टाइम मैंने बताया था क्यों रेलेवेंस है सेक्रेटरी जनरल का। तो देखो 6 नवंबर 2022 में यहाँ पे एक प्यारा सुंदर सा नाम दिया गया है आप सबके रातों की नींद उड़ाने के लिए। तो ही मिस्टर टेंजिन लेकफेल, ठीक है,
थोड़ा बहुत ये सब देख के थोड़ा सा ऐसे याद रखना पड़ेगा, चिंटू लॉजिक लगाना पड़ेगा टू रिमेंबर, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ऑल द वर्ड्स ऑफ कोर्स, बट हाँ चिंटू लॉजिक लगा के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो पर्पस दिया हुआ है, एक बार के लिए गो थ्रू करना है आपको पर्पस, मैं वापस से नहीं जाऊंगी क्योंकि सेम चीज रिपीट की गई है कि क्यों क्यों है। जो मैं पढ़ाऊंगी आपको वो इंपॉर्टेंट ये है कि आज के डेट पे लेटेस्ट ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, बिम्स्टेक का। तो देखो गवर्नमेंट एम कर रहा है क्या कि इंडस्ट्री इंटीग्रेशन करना है हमें ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, रीजन बीइंग कि हमें ग्लोबल बनना है, हमें ग्लोबल जाना है और हमारे पूरे रीजन को एक साथ जाना है, बिकॉज कॉमन इंटरेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है ना वो यहाँ पे कह रहा है क्या कि अपने लेवरेज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज आवर रिसोर्सेज सो दैट हम इन चीजों को और ज्यादा एनहांस कर सके। तो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द सेंटर सीक्स टू इंश्योर कि इंडस्ट्री स्पेशली कौन से जो बे ऑफ बंगाल रीजन के पास है वो इस रीजनल वैल्यू चेन के साथ है, तो जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा काम होगा बेटा, ठीक है। तो बिम्स्टेक हैज टू स्टेयर इटसेल्फ, अच्छा ये वाला देखो ना कि एक वापस से हुआ था क्या, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिफ्थ समिट जो है, और मजेदार बात ये है कि फिफ्थ समिट इंडिया में नहीं हुई थी, ठीक है, मार्च में हुआ था, आई गेस 31 मार्च में हुआ था, एंड जस्ट चेक द डेट, इट्स 31 मार्च, एंड श्रीलंका, हाँ श्रीलंका हाइब्रिड मोड में हुआ था, इफ आई रिमेंबर हाइब्रिड मोड में हुआ था कोलंबो और श्रीलंका के बीच में। इज इट रिटन समवेयर, बिकॉज आई थिंक इसके बाद आया ये, सो इट्स नॉट फाइन, तो लिख लो मार्च 31, चेक द डेट वंस, मार्च 31 कोलंबो और श्रीलंका हाइब्रिड मोड में हुआ था, होस्ट किया था उन लोगों ने फिफ्थ समिट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, राइट चलो आगे बढ़े। द 7 नेशन बिम्स्टेक, अच्छा ये वापस से वही सेम चीज दी गई है, नहीं बात करेंगे इस पे, हम नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक के बारे में हम आते हैं। यहाँ पे बिम्स्टेक होपफुली क्लियर है आपको, क्या क्या पढ़ा अभी तक बिम्स्टेक के बारे में, नेशंस कितने थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अलग अलग कैसे रीजन्स अलग अलग सेक्टर्स पे डील करते हैं, उनके सब सेक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। और लेटेस्ट चीज भी पढ़ी कि उसका फिफ्थ समिट कहां हुआ था, किसने होस्ट किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सॉरी, पर्पस रीड करके जाना ना एक बार के लिए, आपको पता होना चाहिए ना, दिमाग में बैठना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स का एग्जैजरेशन होता है पर्पसेस कि क्यों वो बना है, जब उस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ रहे हो, जब उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके पर्पस के बारे में भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। रीड करके जाओ, यहाँ पे लर्न करने का कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है। उस दिन हो सकता है इसमें से कुछ भी ना है, हो सकता है ना, लेकिन ऑफ कोर्स इन टॉपिक्स के ही आसपास होगा, बट ऐसा कुछ हो जो आपको ना पता हो, उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करेगा कि ये अगर ऐसा हुआ था तो यार यही होगा, तो उस हिसाब से काम करना है। हाँ करेक्ट, नाम से कैसे पढ़ रहे हैं आप, पूरा उनका ऑब्जेक्टिव्स पढ़, नहीं जैसे कि आपसे पूछ लिया कि समिट कब हुआ था, किसने होस्ट किया था, उसके कितने मेंबर्स थे, तो आपको लगाना पड़ेगा ना दिमाग कि चलो 7 अगर मेंबर स्टेट्स थे तो वही मेंबर्स होंगे, अगर कोई इनवाइटीज नहीं है तो उनका टॉपिक क्या था उस समिट में, ये तो आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको रेफरेंस में बताया भी था, थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड अपने जितने एमसीक्यूज करेंगे फिर अलग अलग चीजें निकल के आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो ये कंसेप्ट है, आपको इंस्टीट्यूट ने बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके साथ मैं और भी बताऊंगी कि और कहां से इंस्टीट्यूट बीच बीच में आपको निकाल के देता है। अब वो बात आई है तो मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको, इफ इट वर्क्स। आप अगर टाइप करोगे ना, इफ आई एम एबल टू टाइप, जस्ट वेट, okay look at this, आप अपने इंस्टीट्यूट के होम पेज पे जाओगे जब, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐसे एकेडमिक पोर्टल्स और सब दिखेगा। जब आप CSET पे जाओगे तो आपको ई बुलेटिन करके, देखो मैं शुरू से बता रही हूँ, आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद स्टूडेंट कॉलम में गए, CSET पे गए, ई बुलेटिन पे गए, जैसे ही आप ई बुलेटिन पे जाओगे ना,
जैसे आप ई बुलेटिन पे जाओगे, आपको ना यहाँ पे मल्टीपल ऐसे बुलेटिन्स मिलेंगे, ठीक है। तो हर महीने ना आपको दिख रहा होगा, जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, हर महीने इंस्टीट्यूट का क्या करता है, आपके लिए बुलेटिन्स इशू करता है, क्योंकि हर महीने बुक्स तो इशू नहीं कर सकते। अब इसमें बुलेटिन्स इशू करके वो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। हम एक बार लेटेस्ट बुलेटिन पे जाते हैं आपके लिए कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आ जाओ। ओके, फाइन। तो अगर आपको ये बुलेटिन दिख रहा है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये इशू कब हुआ है, अभी एकदम रिसेंटली इशू हुआ है ये, राइट। यहां पे यू कैन सी कि किस तरीके से सारी भी चीजें दी गई है। तो अब आपको बोल रहा है क्या कि यहां पे आप किन किन चीजों पे फोकस कर सकते हो। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको यही बता दिया, यानी कि ये समथिंग इंपॉर्टेंट टू लुक एट, WTO, ठीक है। इसके साथ इसमें जो भी लेटेस्ट हुआ है आसपास, ठीक है, उन बातों को यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ में ये भी बताया कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में शुरू से लेके एंड तक क्या क्या चीजें आई थी। फाइन, काउंसिल कौन है, उसके डायरेक्टर जनरल्स कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा ज्ञान दिया WTO के बारे में। यानी कि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप WTO के बारे में पढ़ो, तो कोई भी अनरीजनेबल चीज नहीं आती है, आपको हिंट्स दिए ही जाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। अपने इसके ऊपर भी एक एक टॉपिक, एक एक जितना भी आया हुआ है ना, हम उसको करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे अग्निपथ स्कीम, आपको पता होगा अभी रिसेंटली काफी ट्रेंड में था अग्निपथ स्कीम। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो थ्रू द डेट्स, इसी के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में यहाँ पे आ गया और इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद ये पूरा स्कीम आपको दिखाया गया कि ठीक है, गवर्नमेंट क्या रख रहा था आपके सामने और क्यों मेस बना। देखो, नॉर्मली डिबेट्स कब होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स स्पेशली। डिबेट्स तब होती है जब दो ओपिनियंस होते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में और वो क्लैश करता है, तो डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। बट प्रॉब्लम आज के इंडिया का ये है कि उनको कंटेंट ही नहीं पता है, भेड़ चाल में चल, हाँ हाँ ये गलत है, अरे हाँ गलत है, अरे मेरा दोस्त बोल रहा था गलत है, पता ही नहीं है। तो सबसे पहले एक ओपिनियन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है। इनफैक्ट अभी आप कॉलेजेस में जाओगे, ये बहुत सारी चीजें आएंगी, आप नॉर्मल अपने डिसीजन मेक करोगे, अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, तो आप भी चीजों के बारे में एक ओपिनियन बना लोगे। बट हमेशा याद रखना है कि ओपिनियन बनाने से पहले पूरी बात समझनी है हमें। वंस हमें क्लियर है, फिर हम ओपिनियन देने के लिए, देखो अपना पॉइंट रखो, अपना पॉइंट रखो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि पता हो कि क्या बोल रहे हैं। इसके लिए आपको ये सारी बातें गवर्नमेंट के हिसाब से दी गई है। उसके साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप देखो, ये देखो एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिख रहा है क्या, अगर मेरे साथ कैलेंडर कंप्लीट किया तो ये कर पाओगे। उसके साथ नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, ये अभी आपने नहीं किया है, सिलेबस में खत्म होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, देखो। तो ये फिर आया करंट अफेयर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कि बुक किसने लिखा, आरबीआई का रेट को, अभी ये पढ़ोगे मेरे से, बाय द वे आरबीआई का जस्ट ही क्वेश्चन मेरे से पढ़ने वाले हो आज ही, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, CRR SLR। इसके साथ यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल ये नहीं पढ़ा है मेरे से, ये भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, आगे बढ़ रहे। तो मल्टीपल ऑफिसर्स कौन से कंपनी की कौन है, क्या है, कैसे है, उसके आंसर्स यहाँ दिए गए। तो आप खुद से भी खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट आपको क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाएगा, आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, आपको मल्टीपल चीजें दिए जा रही है, जिससे आपको उनका लेवल पता चलेगा कि नहीं नहीं वो क्या सोच रहे हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप चीजें कर सकते हो। आप अपने एग्जाम के 6 महीने वाले बुलेटिन्स पढ़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स तो मेनली देखो 1 साल के अंदर का होता है, तो हम कवर मतलब ABTF कवर करेगा पूरा 12 मंथ्स। बट आप फॉर अ रीजन हमारे साथ तो पूरा पढ़ोगे, लेकिन फोकस करोगे कि एग्जाम के जस्ट या बाद वाले। आगे बढ़े अपने। फाइन,
आईएफसी के बारे में क्या देख रहे थे? तो आईएफसी एकदम फर्स्ट वाले की तरह है थोड़ा थोड़ा। आपने जो मेरे से फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, रिमेंबर, वो भी मॉनेटरी रीजन या फाइनेंस से रिलेटेड था, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है, बस फर्क थोड़ा सा है। देखो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी अभी आपने एक्चुअली डब्ल्यूटीओ के बारे में देखा, बट ये वर्ल्ड बैंक का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपको देख रहे हो आप आईसीएसआई, आईसीएमए, मतलब जो आईसीएआई, आईसीएसआई, सब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, सिस्टर इंस्टीट्यूशन है। एंड अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर यानी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि किस पे फोकस करता है? मेनली प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है। प्राइवेट सेक्टर, लेकिन कौन से देश में? डेवलपिंग नेशंस में, डेवलपिंग कंट्री में। अब ये जो बैंक ग्रुप है ना, देखो बैंक का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, नाम ही है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस में डील करता है। इसका मेन दो गोल है, और जो उसको 2030 तक यानी फ्यूचरिस्टिक गोल है जो उसको अचीव करना है। सबसे पहले एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है एंड प्रोस्पेरिटी लाना है हर एक देश में। ये भगवान जाने कब से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, पॉवर्टी खत्म करेंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी, लेकिन दे हैव यूज्ड द वर्ड, नॉट द वर्ड पॉवर्टी बट एक्सट्रीम, मतलब जो एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस है ना, उसको अपने को खत्म करना है, मतलब अपने एज एन आईएफसी का गोल है वो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो और किस किस चीज में डील करता है, हमने अभी पढ़ा मैम कि डेवलपिंग नेशन के ना प्राइवेट सेक्टर को वो ज्यादा पुश करता है, क्योंकि अगर वो इंक्रीज होगा, वो एनहांस होगा, वो डेवलप करेगा, तो नेशन अपने आप डेवलप करेगा। अभी जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स उठ रहे हैं, हमारी ही कंट्री का फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री में जितने यूनिकॉर्न्स आएंगे, जितने स्टार्टअप्स आएंगे, जितनी फंडिंग मिलेगी, उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राइट। तो दैट इज समथिंग जो कि धीरे 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 हमें डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या गोल्स थे उनके पास्ट में और आज के क्या गोल्स है, उस पे फोकस करना है कि आईएफसी फोकस करते हैं बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल्स पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनके टारगेट है, ठीक है मैम। क्या क्या है? उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करना है, एजुकेशन को एनहांस करना है, फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड बिजनेस क्लाइंट्स, ये सारे बिजनेसेस हैं उनको किस तरीके से फाइनेंस करना है, इन चीजों पे हमें फोकस करना है, ठीक है मैम। आईएफसी को कौन कौन गवर्न या ओन करता है? अभी हमने पढ़ा वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन था किसका? वर्ल्ड बैंक का। तो आईएफसी जो है वो ओन करता है, इज ओन्ड एंड गवर्न बाय इट्स मेंबर कंट्रीज, बट हैज इट्स ओन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। तो ऑफकोर्स उसको गवर्न करता है मेंबर कंट्रीज, लेकिन 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 उसकी लीडरशिप खुद के पास एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, जो उसके खुद के ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, मतलब उनकी खुद की टीम, ठीक है मैम। फंक्शंस को हम एक बार रीड कर लेंगे क्या? बिल्कुल, एक बार के लिए आप रीड करेंगे फंक्शंस को कि क्या क्या फंक्शंस है। हम एक बार के लिए ऊपर से देखेंगे कि वो वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट या एडवाइजरी सर्विसेज देता है एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस को। वो अलग अलग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिजाइन करके देता है प्राइवेट सेक्टर को, जो कि ए लोन और बी लोन से स्थित है। इसके साथ मल्टीपल और भी ऑप्शंस वो देता है, यानी कि हमें तीन ऑप्शंस दिखे, एक ए लोन के नाम पे, एक बी और एक मल्टीपल ऑप्शंस के नाम पे, कि वो क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। तो दीज आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय व्हाट? बाय द इंस्टीट्यूशन आईएफसी, ठीक है। तो ए लोन्स में क्या आते हैं, बी लोन्स में क्या आते हैं, एंड फाइनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, और ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी, ये और दो भी इंस्ट्रूमेंट्स इनके, तो टोटल 5। इसमें आपको एक बार के लिए बाइफिकेशन देख लेना पड़ेगा कि क्या फाइनेंसिंग वो ऑफर करते हैं, ये उनके क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और क्या साथ में देते हैं? वो एडवाइजरी फंक्शन या एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना चाहिए, और मिक्स फाइनेंसिंग एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं कि किस तरीके, टेलर्ड मतलब आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको बनाया जाए, कि आपका किस तरीके का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसको बनाया जाए, ठीक है मैम। तो हमें ये 2-5 चीजें क्लियर हैं। इसको मैं एक बार जूम इन कर रही हूं सो दैट आप एक बार जस्ट इसको मार्क कर लो, अच्छे से एक बार के लिए देख लो।
स्टॉकर्स। चलिए आगे बढ़ते। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, या दिस इज द लास्ट वन। एडीबी, ये फटाफट खत्म हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ज्यादा सुर्खियों में आजकल। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अबाउट एडीबी अगर आप देखोगे तो ये जो है ना वॉज कंसीव्ड कब बना, 1960s में, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना, जो कि क्या बनेगा, दैट वुड बी एशियन इन कैरेक्टर एंड फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन। किसको किसको किसको, इन द वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। तो बोला कि ठीक है भाई, हम अपना एक डेवलपमेंट बैंक, नाम देखो ना, नाम देखो, नाम से समझ आएगा, नाम ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बोला पुअरेस्ट से पुअरेस्ट नीचे जाकर के रीजन में अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज को एनहांस करेंगे, हम फाइनेंस करेंगे चीजों को, ग्रोथ को, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो क्या हो, फटाफट 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 10-fold टाइम्स इंक्रीज हो। तो मैम एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली क्या करता है, देखो वो चाहता है कि सब कुछ एकदम सस्टेनेबल एशिया बने, सब कुछ एकदम अच्छे से चले, एशिया पैसिफिक रीजन एकदम शांति से रहे और ग्रोथ फटाफट हो, ये उनका मेन पर्सपेक्टिव है। एडीबी क्या करता है, असिस्ट करता है किसको, अपने मेंबर और पार्टनर्स को। कैसे असिस्ट करता है मैम, लोन्स देगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा कि भाई ऐसे करो, तुमको एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर में ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, इस पे काम करना शुरू करो। ग्रोथ और बहुत सारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करेगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो बेसिकली एकदम बेसिक, इसको नहीं भी देखोगे तो भी तुमको नाम से समझ आएगा मैम एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, डेवलपमेंट पे काम करना है उनको, तो वो डेवलपमेंट पे काम करेंगे। एशियन कौन से रीजन में मैम, एशिया के वैसे रीजन्स में जो कि बहुत ज्यादा पीछे है, पुअरेस्ट से पुअरेस्ट नेशंस में, रीजन्स में, जहां पे जाकर के वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो मतलब तुमको उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर जाएगा, बस एक बार के पढ़ा हुआ होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। आगे बढ़ते हुए अगर तुम देखो एरियाज ऑफ वर्क, तो एडीबी जो है इज कमिटेड टू अचीव अ प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन। दोनों भी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब एशिया लेके मत आना, ठीक है। वाइल सस्टेनिंग टू एफर्ट्स टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, नाम से ही समझ आ रहा है मैम डेवलपमेंट है ना, तो गरीब मतलब पुअर मतलब पॉवर्टी को खत्म करना, एकदम हम लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना क्लियर रखना है वहां पे। एडीबी सपोर्ट करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, जो कि क्या करेगा मैम, डेवलपमेंट लेके आएगा, इंपैक्ट लेके आएगा। अब वो दोनों को भी करता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को भी करता है। इनफैक्ट इससे ऊपर वाला जो तुमने पढ़ा था ना मेरे से, उसमें तुमने बार बार देखा था एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट बिजनेसेस, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे। यहाँ पे जो तुम वर्ड पढ़ो वो डुअल है, दोनों भी चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैम ये चीज क्लियर है। मैम क्या दो सर्विसेज देते हैं ये लोग, अच्छा इसका और आईएफसी का ना कंपैरिजन बना सकते हो जब तुम लोग नोट्स बनाओगे, ताकि तुमको क्लियर हो। लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ डेवलपमेंट बेसिस पे, चैरिटी बेसिस पे काम करेगा। इनका वो है कि डेवलपमेंट पे काम करना है, उनका था डेवलपिंग नेशंस को और एनहांस करना, इनका कुछ अलग मोटिव है। उनका कोई एक रीजन नहीं था, इनका एशिया और पैसिफिक रीजन है। तो ये सारे डिफरेंसेस तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाने चाहिए, ठीक है। तो एज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एडीबी क्या देता है, लोन, टेक्निकल असिस्टेंस और ग्रांट्स। ये वर्ड वहां पे मिसिंग था, ग्रांट्स नहीं देती थी आईएफसीज, ठीक है, दे सकती है स्पॉन्सर्स और से, लेकिन अभी फिलहाल तो हमने नहीं पढ़ा। एडीबी मैक्सिमाइज करता है क्या, डेवलपमेंट इंपैक्ट, किसको असिस्ट करता है, किसको मैम, पॉलिसी डायलॉग, एडवाइजरी सर्विसेज देके, और मोबिलाइज करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि कमर्शियल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपोर्ट क्रेडिट सोर्सेज बढ़ सके। एक्सपोर्ट पे क्यों इतना फोकस किया जाता है हमेशा, जितना एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की करेंसी आएगी, उतना ही ज्यादा जीडीपी एनहांस होगा, और हमारा जो डॉलर आईएनआर रेशियो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां हम खत्म करते हैं क्या, अपना पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉडी का पूरा कहानी, अगर तुमने समराइज करने लायक छोड़ा होगा अपने दिमाग में तो। अब हम शुरू करेंगे नेशनल बॉडीज। बोलो। एनवायरनमेंट अगर नीति आयोग कर लेंगे तो मतलब हो जाएगा क्या, या फिर इसको भी करना पड़ेगा? सॉरी, ईसेट एनवायरनमेंट जो है ना हम लोग को, उसमें भी पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब नीति आयोग के बारे में वो एग्जैजरेट करके दिया हुआ, तो उसको करने से हो जाएगा कि इसको मतलब देखना पड़ेगा? ईसेट मैं समझी नहीं, हम लोग एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, ओके एनवायरनमेंट में उसमें नीति आयोग है ना? हां ओके हां बिल्कुल, क्यों नहीं यार, ये सारी बॉडीज को चलो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं लेती हूँ। तो एक बच्चा पूछ रहा है क्या कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी एक ऐसा टॉपिक है विच इज नीति आयोग,
उसको करेंगे तो हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में दिया है, तो इसको भी पढ़ना है क्या, ये तुम्हारा क्वेरी है, राइट? तो अभी ऐसा है कि उसमें तुमको बहुत इनबिल्ट दिया है कि किस तरीके से नीति आयोग काम करता है बिजनेसेस में। नहीं, आई हैव सीन द बुक, वेट, बिजनेसेस में किस तरीके से नीति आयोग काम करता है इसके बारे में दिया। तुम्हारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ वो कॉमन टॉपिक में होगा, राइट? तुम्हारे कुछ 13, 14, 15 चैप्टर्स में वो इंक्लूडेड है। उसी तरीके से यहाँ पे नीति आयोग के फॉर्मेशन के बारे में बताया है, नीति आयोग के फॉर्मेशन के बारे में बताया कि बना कब, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट में तुमको चीजें दे दी गई हैं। अब देखो तुमको उतना पता है तो तुमको इतना भी समझ आएगा, लेकिन अगर तुम फ्रेम में पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट करके आगे बढ़ो, ठीक है? जस्ट मेक इट क्लियर कि क्या बात है। अब देखो नीति आयोग का अगर मैं तुमको एक बैकग्राउंड दूं तो एक प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, जो कि बना हुआ था। अब प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? करीब 1950 में। उस टाइम पे कौन थे भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर? नेहरू जी। प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 1950, 3 साल पहले आजाद हुए, थोड़ा तो सोचो, ठीक है, फर्स्ट ही होंगे ना सब। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट, ठीक है। तो अब इस हिसाब से 1950 के टाइम पे ये बना ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बोला ना कि आप सोचो कि किस तरीके से हम इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, आइडियाज क्या है, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू। वहां से लेके 12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 12 5-year प्लान्स, क्योंकि हम लोग स्टैब्लिश करते हैं ना 5-5 year प्लान्स, तो वहां से करीब 12 5-year प्लान्स निकल के आए हमारे लिए। बाद में 2014 में, करेक्ट, August 15, 2014 में रेड फोर्ट पे खड़े होकर इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, कि खत्म करो, नहीं अब इसको नहीं रखेंगे, लेट्स एंड दिस। इसके बाद इसको फ्रेशली लॉन्च किया गया एज नीति आयोग। अब इसको ना बोला गया थिंक टैंक। थिंक टैंक क्यों बोला गया? थिंक टैंक इसलिए बोला गया, एक टंकी है, उसके अंदर बहुत सारा पानी है, तो वो एक टैंक है। अब थिंक टैंक है, ये टंकी है, लेकिन इसमें बहुत सारे थॉट्स है, क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं कि किस तरीके, बोला उसको छोड़ो, जो हो गया पहले उसको छोड़ो, इस पे आप फोकस करो कि अब इंडिया में हम क्या क्या चीजें ला सकते हैं। व्हाट, तो उनके दिमाग से कुछ तो आइडियाज निकले होंगे डिब्बे से। अब वो आइडियाज क्या क्या थे, लेटेस्ट आइडियाज क्या क्या थे, उसके हिसाब से आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नीति आयोग का पहला 2014 के बाद जो वो शुरू हुआ तो उसका पहला प्रोजेक्ट क्या था। अब ये 2022 में उसका कौन सा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, अगर चल रहा है तो क्या सक्सेसफुल है, उसके चेयरमैनशिप में कौन बैठा हुआ है, ये पॉइंटर्स है जो हम लोग स्टैटिक, ये तो भी हम लोग स्टैटिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना करंट अफेयर वाले क्लास में, उसमें कवर करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं। लेकिन यहां आपको समझ के रखना है कि क्या है बेसिक, हमारे दिमाग में क्या जा रहा है, वो चीज जो नीति आयोग को बोलता है तो क्या हम बता पाएंगे उसके बारे में, हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड है क्या। अब जो मैंने जो बोला ना, यहीं पे वो चीज लिखी हुई है, मैं मार्क कर रही हूँ, फटाफट से मार्क करेंगे आप मेरे साथ। मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ फॉर मार्किंग एक बार के लिए। चलेंगे, मार्क करेंगे मेरे साथ। पहले बोला था कि हेवी इंडस्ट्रीज को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरीके से एनहांस किया जाए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए, ये उनका पहले का मोटिव था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बोल के चीज रजिस्टर्ड थी, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, वो एक्सेस करते थे, एलोकेट करते थे, अलग अलग प्लान्स बनाते थे वो, ठीक है, कि एरिया डेवलपमेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 से 2014 तक करीब 12 5-year प्लान्स लेकर के आई थी। बाद में प्लानिंग कमीशन को 15 अगस्त 2014 में बोला गया कि डिस्पर्स, खत्म, चलो। फिर नेक्स्ट चीज क्या आई मैम? नेक्स्ट चीज आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, अब क्या करें, अब नया क्या लाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी रिफॉर्म एजेंडा को, मतलब ये जो रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, इस चेंज को और कैसे बड़ा बनाया जाए, इसके लिए नीति आयोग लेकर के आया। बोला प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करो नीति आयोग को, ताकि बेटर नीड और एस्पिरेशंस को हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके। फाइन, तो नीति आयोग क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना जहां पे सिर्फ सेंटर काम नहीं करेगा। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ सेंटर नहीं रहेगा, यहां पे सारे स्टेट का एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लेके हम काम करेंगे। तो सारे के सारे स्टेट को एक साथ हम लेके आएंगे, नेशनल यानी नेशन के इंटरेस्ट पे काम करेंगे,
और कोऑपरेशन में हम काम करेंगे, ठीक है। फिर 2015 में नीति आयोग आया, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में, जहां पे यंगेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक था नीति आयोग, जो कि अभी मतलब एकदम रिसेंटली आया है। और इसने बोला कि हम रीइमेजिन करेंगे सारे एजेंडास को, सब कुछ, पुराना जो सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम था इसको हटाओ। देखो सरकार आती है सरकार जाती है ना, तो होता ही है कि पहले के सरकार के पॉइंट्स हो सकता है कि नई सरकार को ना समझ आए तो उसको वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इतने साल से जो गवर्नमेंट गई, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग 2015 में क्या हुआ था, 2014 तक क्या था, उसके बाद ये चीज लेकर के आए मोदी जी। नाउ नीति आयोग मैंडेट किया कि क्या हम करेंगे, हम ये सारी, ये जो मैं ऊपर पर्पल दिख रहा है तुमको, इन चीजों पे काम करेंगे हम, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। ये थिंक टैंक वाली बात यहां लिखी हुई है मैम, ये इनवाइटेड कॉमन में एग्जाम में आने का चांस है यहां से, ठीक है। अभी बोला नीति आयोग रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस देगा दोनों भी सेंटर्स और स्टेट को भी। उनके एक्टिविटी को 4 मेन हेड्स में बांट दिया। बोला पॉलिसी फ्रेमवर्क, कोऑपरेशन, मॉनिटरिंग एंड थिंक टैंक एंड नॉलेज इनोवेशन हब। क्योंकि सबका काम तो देखो, सबके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट सिमिलर है, बस इतना है कि सोचने का तरीका अलग है। तो बोला उसको क्यों ना हम ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर या सिर्फ स्टेट, ऐसा नहीं है, हम दोनों मिक्स काम करते हैं। सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, दोनों को मिला के भी पावर है, और उसके बेसिस पे हम काम करेंगे, ये सरकार ने बोला। और एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव के साथ काम शुरू किया। ऑब्जेक्टिव से बहुत क्लियर होने चाहिए इनके कि किस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ चीजों को हमें एनहांस करना है, हमें क्या ये 4 सेक्टर्स के बेसिस पे लोगों को प्रोवाइड करना है, और किस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम नीति आयोग का देखो तो चेयरमैनशिप किसका है देख लेंगे, वाइस चेयरपर्सन कौन है, फुल टाइम मेंबर्स कौन है। अब ये एक्स का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो कौन है, बहुत सारे हैं। तो अभी इतना समझो कि ये सारे जो नाम है ये तो पक्के से ही होंगे, इसके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बॉडीज के नाम होंगे। स्पेशल इनवाइटीज आपने इसके पहले भी पढ़ रखा है कि कभी भी कोई कमेटी बैठती है, कोई समिट होता है, तो इन्विटेशन के तौर पे लोगों को बुलाते हैं। एक गेस्ट के बारे में आपने मेरे से स्पेसिफिकली पढ़ा था, हु वाज द गेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक? स्पेन, करेक्ट, स्पेन वाज दैट नेम। सो उस तरीके से आपने डिफरेंट चीजें पढ़ी। देखो ऐसे ना रिलेट करके पढ़ने से ऐसे दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है पढ़ रहे, और क्लास में नहीं पढ़ो, घर पे पढ़ो तो ऐसे सो भी जाओगे, मुझे पक्का पता है किस करंट अफेयर का क्लास है। एनीवेज हमें फोकस करके आगे बढ़ना है। तो ये सब जो नाम है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बोला ना फाइनली यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। और गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग की, वो वापस से 19 फरवरी 21 में किस तरीके से रीअरेंज हुई थी या रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी। चेयरपर्सन वापस से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक्स ऑफिसर मेंबर नीति आयोग के मेंबर्स हैं, फुल टाइम मेंबर्स, चीफ मेंबर्स, ये सारी भी लोग। अच्छा ये जो एलजीज है, एलजी का मतलब किसी को पता है? कंपनी नहीं, शेरशाह या शेर खान, क्या था मूवी का नाम जिसमें शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला, उसमें वो क्या रोल मतलब बने थे? लेफ्टिनेंट बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, इनका नाम है डीके जोशी, डीके जोशी, ठीक है। सो जो करंट है, इनका पूरा फुल नेम एक बार जाके अच्छे से देख लेना आप लोग, मुझे उनका फुल याद नहीं आ रहा है। If I'm not wrong, I can't remember, I can't say the wrong name, but हाँ, डीके जोशी is his name. So yeah, वो नेवल ऑफिसर थे, एंड इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद फाइनली इज हियर टू टेक केयर। एनीवेज तो ये सारे भी अलग अलग नाम हैं आपके, एंड उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम हमें इतना समझ आया कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ना, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेयरमैनशिप पे कौन था, ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? ए एडमिरल के लिए है, उनका नाम डीके जोशी है। नहीं, उनका नाम भी होगा, देखो देवेंद्र कुमार जोशी। चलो डीके जोशी एकदम परफेक्ट, चलो बेस्ट। इफ आई हैव जस्ट लाइक सीन हिज नेम किसी तो पेपर के कहीं किसी कॉलम में,
So DK जोशी इज द करेक्ट नेम. वाओ, परफेक्ट. बट याद था मुझे. गुड. रेलेवेंस नीति आयोग का आज की डेट पे क्या है? देखो, इनके बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग फैक्टर्स थे, बहुत सारे प्लान्स लेकर गए थे प्लानिंग कमीशन, जो कि अलग अलग टाइम पे किस तरीके से फॉर्मुलेट करने थे, जो बाद में बोला गया कि ठीक है, नहीं अब हो गया, आपने बहुत कर लिया, अब अपने कुछ फ्रेश करेंगे. तो नीति आयोग ऐसे बहुत सारे प्लान्स लेकर के आए. तुमको जो लेके आना है ना, मैंने बोला ना कि क्या है उसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो आपको लेकर के चलना है, उसी को न्यूज में लेकर के क्वेश्चन आएंगे. बिकॉज देखो, करंट अफेयर्स का मतलब मोटिव ये होता है कि दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं. एक तो स्टैटिक, जो आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा आपसे पूछेंगे करंटली क्या चल रहा है कंट्री में, पिछले एक साल के क्वेश्चंस पूछते हैं, जो बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, बेस्ट सेलर्स बुक रही हैं, ऑथर्स का नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस. जिसमें से ये भी है, नीति आयोग अगर आपका टॉपिक है तो अभी करंटली क्या चल रहा है. 1 मार्च 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स, देखो अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि नीति आयोग ने एक नेशनल जेंडर इंडेक्स लॉन्च किया है. इसके साथ एक और क्लाइमेट चेंज इंडेक्स भी वो सोच रहा है कि वो ड्राफ्ट अभी सबमिट किया, अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ वो लॉन्च होना चाहिए और होगा भी. सो बेसिकली नेशनल जेंडर इंडेक्स के अकॉर्डिंग उनका ये है कि जेंडर इक्वालिटी को हमें किस तरीके से टारगेट करना है और कौन से पॉलिसीज और डिसीजंस लेकर के आने हैं. सो जो भी लेटेस्ट है, अगर आपने अभी मेरे से क्लास में पढ़ा तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अगर ये दिखा तो मार्क तो करके आओगे ही आओगे. तो इसका ही इंपॉर्टेंस है, इसी का मेजर फाउंडेशन है कि ठीक है आप ऐसे करके रखो. अब जो मेन या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू हुआ था एक प्राइवेटाइज बेसिस पे, वो एक नेशनलाइज कमर्शियल बैंक नहीं था कि ठीक है हम सेंट्रल बैंक बनेंगे, उसके बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं था. और इनका भी हेड ऑफिस पहले कैलकाटा में था. जो भी कुछ था, जैसा भी था, सब कुछ पहले कैलकाटा में था. ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन सब लोग यहां से शिफ्ट होकर अलग अलग जगह चले गए, ये भी शिफ्ट होकर के मुंबई चले गए. इनको पहले अथॉरिटी नहीं थी नोट्स और सब प्रिंट करने के, बाद में इनको अथॉरिटी मिली. अब इस क्लास में जो भी तुम पढ़ोगे ना, इसके बहुत सारे फुल फॉर्म्स और बहुत सारे डिटेल तो अपने इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ोगे, ठीक है. जिससे तुमको क्या मिलेगा, एक तुम इंटरकनेक्टिविटी लेकर के आ सकते हो, बिकॉज उस चीज को मैं यहां नहीं बोलूंगी, फिर कुंडू सर बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, ठीक है. चलो, हाँ किंतु 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 हाँ, उनका एक्सेंट बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, उनका एकदम यूनिक स्टाइल है उनका पढ़ाने का. एनीवेज, अबाउट आरबीआई, अगर तुम आरबीआई के बारे में देखो, हम सब उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं एक टाइम पे. अबाउट आरबीआई के अगर बारे में तुम देखो तो आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 1 अप्रैल को. ये मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ोगे, आज पढ़ रहे हो आप, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ोगे, अब हो सकता है फाइनल्स में भी पढ़ोगे, तो ये आपकी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में आज ही बिठा लो ये. इसके प्रोविजंस इसके एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बना हुआ है. मैम एस्टैब्लिश हुआ 35 में, 34 में कैसे उसका एक्ट बना? एक्ट पहले बना था ना, एक्ट पहले बना था, ठीक है. जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान पता है कि नहीं पता है? बन गया था 1949 में, 1949 में बना था, 1950 में इंप्लीमेंट हुआ था, शुरू हुआ था उसको बनने में कुछ करीब करीब 2 साल समथिंग 17 दिन कुछ ऐसा लगा था, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास को लग गया था बनने में. नहीं, क्यों लगा मतलब तुम समझो, तुम आज की डेट पे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो बचपन से. कितने साल के हैं आप? 18 इयर्स के हैं. बचपन से आज तक 18 साल तक आपके पेरेंट्स आपका देखभाल किए, ठीक है, आपको सब कुछ दिए जो भी आपको चाहिए था, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, राइट. एंड अचानक आपको पढ़ने के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है, ठीक है. अब आप जा रहे हैं कहीं और, कितना टाइम लगेगा आपको अडाप्ट वहां पे सब कुछ देखने में? आपको खुद का काम खुद करना है, खाना है, पीना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है, वापस आना है, तबीयत खराब हो जाए तो खुद का ध्यान रखना है. अडाप्ट करने में पीजी में होता है, बट होमसिक हो जाते हैं ना लोग. अभी आपको नहीं पता, आप खुद, आप टचवुड आप यहीं रहते हैं, आपको पता है, बट आप बाहर जाओ, भी कॉलेजेस में जाओ, आपको पता चलेगा बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बाहर से यहाँ आए और उनकी क्या परेशानियां है. आप समझो इंडिया 200 साल उसका देखभाल किसी और ने किया, उसके हाथ में उसका खुद भी कंट्रोल नहीं था. अचानक से इतने बड़े देश जिसका एक लैंग्वेज तक कॉमन नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल डेलिकेट्स, मल्टीपल रीजन्स, अलग अलग, उसको एक जगह लेके आना,
इनफैक्ट स्टेट्स तक राजी नहीं थे कि हम एक सेंट्रलाइज्ड वे में काम करें, उनको मनाना, उसके बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना, एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी को पूरे देश को चलाना, एकजुट लेकर के आना, मजाक है क्या? नहीं है। सो उसमें टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा। B.R. अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैनशिप लिया और उसको पूरा बनाया। ही वॉज द वन हु सेड कि जिस टाइम मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की वजह से अगर दंगे हुए तो मैं सबसे पहला इंसान होऊंगा उस चीज को जलाने के लिए। सो ही वॉज द वन हु हेडेड द कमिटी एंड फाइनली इतनी सारी चीजें बनी एंड आपके सामने वो आज के डेट पे प्रस्तुत है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान या फिर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट हैज मेड इज हिस्ट्री पूरा ऐसे पूरा एकदम आगे लगा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, मल्टीपल अमेंडमेंट्स है, जिसमें से एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आपके सामने आया होगा, कैब और CAA। एक तो बिल था, फिर उसके बाद एक्ट बना, अमेंडमेंट। तो आपने सुना होगा उसके NRC और बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उस तरीके से उसको अमेंड भी किया जाता है। आप लॉ में पढ़ोगे भी कि कैसे बिल पास होता है और सारी चीजें, लोकसभा, राज्यसभा, 14 और सब बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। एनी डे ये 1949 से 1950 यानी टाइम तो लगा था। उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम एक्ट और आपके एस्टैब्लिशमेंट में अलग अलग टाइम्स थे। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, आपको ईयर्स के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको इंडीड आपको आता है फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे ईयर्स के साथ। तो दिमाग में एकदम क्लियर रखेंगे पहले क्या आया बाद में क्या है। इसके लिए असेंडिंग डिसेंडिंग कर लो, अपने हिसाब से अपने नोट्स को बनाओ। दिस इज द रीजन नोट्स बनाने चाहिए। तो बेटा देखो, कैलकाटा में वो था परमानेंटली, बाद में वो 37 में मुंबई में मूव हो गया। शुरू में जब वो बना था तो ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा हम नेशनलाइज बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो प्राइवेटली ओन्ड था, बाद में उसको नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में, और बाद में गवर्नमेंट ने उसको पूरा पूरा ले लिया कि ठीक है चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो विंग बन चुका है। उसके आज के डेट पे पावर्स क्या है भाई? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह। ये पूरा देखो उसके एडवांटेजेस है मल्टीपल। अगर मैं तुमको 2-4 वर्ड्स में बोलूं, सबसे पहले नोट छापना, नोट छाप के उसको अच्छे से रेगुलेट करना। बहुत बच्चों के ऐसे सवाल आता है कि मैम क्यों नहीं गरीबों को जाकर के ऐसे बांट देते हैं नोट, ऐसे क्यों नहीं हम लोगों को दे दे? क्या छाप ही तो रहे ना, पेपर ही तो है। अगर आज मेरे पॉकेट में, जो कि नहीं है एनीवेज मेरे, करेक्ट, तो ट्रेजरी होता है आज की मेरे पास ऐसे, तो ऐसे क्यों नहीं कॉइन्स भर भर के ऐसे बांट देते, ऐसे ऊपर एयरप्लेन से ऐसे मनी हाइस्ट तुम लोगों ने देखा है, ऐसे ऊपर से ऐसे पैसे फेंक दे, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिजर्व्स। इनफैक्ट मनी हाइस्ट देखना चाहिए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कि क्यों नोट वैसे छापा जा रहा है। हाँ, बस बच्चों को ऐसे स्माइल देखो, हमने देखा है मैम, वी हैव सीन इट। यस, क्या किया? स्कैम 1992 भी देखा है। वेरी गुड। तो उसके हिसाब से सेबी अभी तुमको समझ आएगा, इसके बाद सेबी पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा कि सेबी का रोल क्या है। इनफैक्ट मैं भी बहुत खुश हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा काम है। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या क्या काम है? नोट छापना, नोट छापने के साथ उसको किस तरीके से रेगुलेट करना, कैसे स्टेबिलिटी लेकर के आना कि वो ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, रेट्स डिसाइड करना कि मेरे पास, अगर मैं पापा हूं, ठीक है, अगर मैं पापा हूं तो मैं हमेशा रिजर्व्स बना के रखूंगा, ताकि फैमिली में कोई कंटिजेंसी या कोई दुख इमरजेंसी है तो मेरे पास रहे। तो अगर मैं पापा हूं तो मेरे बच्चे हैं ना बाकी के बैंक्स, तो बैंक से पैसे पापा ले लेके रखते हैं, एक एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले लेके रखते हैं कि नहीं चलो तुम इतना ही रखो, तुम इतना ही रखो, और अपने पास रखते हो सो दैट कुछ ऐसा ना हो। तो वो कौन सा रेट्स है जो तुम लोग पढ़ोगे? CRR तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। फिर अगर पैसे मार्केट में ज्यादा हैं तो उसको कैसे पंप आउट कर लेना है, अगर कम है तो किस तरीके से बढ़ाना है, उसके हिसाब से रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। बस तुम कहानी कंसेप्ट्स क्लियर है अगर इकोनॉमिक्स में, तो अभी तुमको सिर्फ रेट्स को रिवाइज करके रखना है कि आज के रेट पे इंडिया में कितने रेट्स चल रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे तुमको रेट्स दिख रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर केपेबल ऑफ वॉचिंग दिस। ये आपको रेट्स दिख रहे होंगे ब्लू बॉक्स में। ठीक, लर्न क्या होता है यार? रेट से आपको पता होना चाहिए कि एज ऑन 3 मार्च एक बार वापस से चेक करोगे कि कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। अपने वो ऑफ कोर्स करंट अफेयर वाले क्लास में करेंगे वापस से कि क्या रेट्स है, बट एक बार के लिए तुमको देख के रखना होगा कि क्या रेट्स हैं। और ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चेंज हो चुका है ये वाला। ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ ना, अपडेटेड नहीं, अपडेटेड अपने पढ़ेंगे कब? जब हम लोग वो प्रॉपर करंट अफेयर क्लास करेंगे, तो इससे तुमको क्या पता चलेगा कि ठीक है नहीं मैम। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, अभी मैंने देखा भी था इनफैक्ट,
वो अपने इसमें जो बुलेटिन था ना उसमें क्वेश्चन भी था। अब तुम बोलोगे मैम इसका ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो कुछ डेप्यूटीज एंड गवर्नर के बारे में। गवर्नर तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप सबके नोटों पे साइन है उनके, अगर आपने देखा होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नर्स और डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है, किस तरीके से। और वैसे भी आपका जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है उस पर प्रॉपरली लिखा रहता है कि प्रॉमिस करते बियरर को पे करेंगे सम ऑफ XYZ अमाउंट। अगर 500 है तो 500, 200 है तो 200, 100 है तो 100। तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं सरकार कि हाँ हम यानी कि सरकार बियरेबल है। आपको पूरा मनी का हिस्ट्री पता होगा किस तरीके से वो आया, तो आप रिलेट कर पाओगे। उस पर मैं नहीं जा रही हूँ इन डेप्थ, ठीक है। अब आते हैं सेबी। ये एक कंपनी सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव, अगर अभी तक सो रहे थे तो उठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ CSET में नहीं, सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव में नहीं, सिर्फ फाइनल्स में नहीं, वहां तो दिख ही रहा होगा आपको वो गीता है, सिर्फ आपके फाइनल्स में नहीं, इनफैक्ट उसके बाद भी जब आप अपना प्रोफेशन संभालोगे, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक कंपनी सेक्रेटरी हो, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, एक MBA हो, आप एक ब्रोकर हो, आप कोई भी एक इन्वेस्टर हो, पैसे लगाते हैं ना स्टॉक में, तब भी सेबी आपके लाइफ में आएगा ही आएगा एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो दिस आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो या इससे रिलेटेड चीजों को पढ़ो तो आप एनेबल हो कि आप बात कर सको, आप समझ सको, बिकॉज बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। टू मच हिंदी, चलो। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक टाइम था, अगर आपने स्कैम 1992 देखा है तो आपको पता होगा, एक टाइम था कि ये इसका सिर्फ एडवाइजरी रोल था, ये रेगुलेटरी नहीं था। लेकिन आज के डेट पे ये प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। RBI मॉनेटरी मार्केट का रेगुलेटर है, तो सेबी सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। अगर RBI पॉलिसीज बना सकता है कि नोट कब लेने, कब देने, कब निकालना है, कब क्या करना है, सेबी के पास पावर है कि एकदम प्लीज इस वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे सिर्फ आज नहीं कल को आगे शेप देने वाला है। तुम इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझ जाओगे आज ही की आज, बट तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक ढांचा रेडी हो जाएगा कि सेबी एक्चुअली है क्या, चीज क्या है, कितना पावरफुल और कैसे हिला सकता है आपको पूरे तरीके से, ठीक है। आप सबके घर में शेयर्स तो पक्का ट्रेड होते होंगे, डील होता होगा। तो सबके ब्रोकर्स होंगे पापा और के, ठीक है, ताऊ जी ताई जी करते होंगे ऐसे डीलिंग कि हाँ लगा दो, हाँ ये कर दो, तो उसको क्या बोलते, ब्रोकर बोलते हैं। आप सबके डीमैट अकाउंट्स होंगे, क्योंकि अब फिजिकल शेयर्स नहीं चलते, सबके डीमैट अकाउंट्स होते हैं, करेक्ट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास, यानी हर एक इंसान जो कि शेयर्स के साथ आपका डील करता है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सेबी के साथ, वो रजिस्टर्ड है, और उसको बोलते हैं सेबी का इंटरमीडियरी। क्या बोलते हैं, सेबी का इंटरमीडियरी। क्योंकि सेबी आपसे आके नहीं बोलता है कि हाँ दीजिए अक्षत भैया दीजिए ना, सभी के साथ बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप यानी कि आम जनता के साथ डील करते हैं, उनको कहते हैं क्या, इंटरमीडियरीज, ठीक है। बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, बहुत सारे फीस पे करना होता है, एग्जाम देना पड़ता है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके आप काम कर सकते हो। तो सेबी ऐसे खुद बैठा हुआ है और साथ में बहुत सारे इंटरमीडियरीज को खड़ा किया हुआ है सामने वाले से डील करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो किस तरीके से लिंकेज बना के रखा हुआ है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेबी के बारे में अगर पढ़े तो एस्टैब्लिश कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 में, 1992 में, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअली सेबी इसके पहले भी था, बट वापस से फॉर्मुलेट होकर के आया। इसका हिस्ट्री इसीलिए यहीं से शुरू होता है कि इसका ये ऐसा बॉडी ही है। इसके बाद ही सेबी जब फॉर्म हुआ, इसके बाद इसका एडवाइजरी रोल था, इसके बाद फिर किस तरीके से आगे बढ़ा वो बहुत इंटरेस्टिंग, और आज इसके पास जो पावर है वो अलग लेवल का पावर है, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रियम्बल किसका, सेबी का क्या कहता है कि इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, और प्रमोट करना है डेवलपमेंट, और रेगुलेट करना है कौन से मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट को, यानी कि ये सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। ओके मैम, चेयरपर्सन आज के डेट पे कौन है सेबी का, बिल्कुल उनका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूं, इसको प्लीज अच्छे से देख लेंगे आप। यहां पे आपको दिख रहा है प्रॉपरली जी, मिस
मधर बी पुरी बच, प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, और यहाँ पे होल टाइम मेंबर्स का भी नाम दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन का नाम याद रखेंगे, आप रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चिंटू लॉजिक लगा लो अगर नहीं याद हो रहा है तो। सेबी न्यूज में रहता है क्या? देखो सेबी के बारे में बस इतना ही बोला है, ज्यादा कुछ आपको बताया नहीं है सेबी के बारे में, बस इतना सा बताया, छोटू सा बात बताया। लेकिन क्या सभी न्यूज में रहता है क्या? बिल्कुल, भर भर के। अब मैं ज्ञान दूंगी, उसके बाद मैं मार्क कराऊंगी सीधा। तो देखो सभी के, चलिए आगे बढ़े। यहां पे देख लो सेबी न्यूज में है तो सेबी किस तरीके से यहां पे काम करते हैं देख लो। सबसे पहले इन्वेस्टर चार्टर के बारे में बोलते हैं। तो देखो सेबी जब भी सामने पिक्चर में आता है ना, सेबी एक बात बोलता है कि हम रेगुलेटर है भाई, हम सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर तुम्हारा 1 रुपया भी किसी स्टॉक में लगा है या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट है तो तुम एक इन्वेस्टर हो। तुम इन्वेस्टर हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें, तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा पानी में, इसका गारंटी हम लेते, क्योंकि हम इसी की वजह से तो आए हैं कि इतने स्कैम्स हो रहे थे, इतना ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग फिर डरने लगे। जब लोग डरेंगे तो पैसे कौन लगाएगा? तो फिर ये मार्केट तो बंद हो जाएगा। तो ये मार्केट ही ना बंद हो, आपका इंटरेस्ट एकदम अच्छे से चलता रहे, इसके वजह से सेबी पिक्चर में आया। सेबी ने बोला एक इन्वेस्टर चार्टर निकालते हैं, ठीक है। सेबी ने बोला कि इन्वेस्टर चार्टर निकालते हैं, कि इन्वेस्टर एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया ये। निर्मला जी को आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अपने आप को ऐसे जागो ऐसे कि हाँ भाई फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, आपको दिख जाती होंगी। हाँ अरे तो ये इन्वेस्टर चार्टर सेबी न्यूज लेटेस्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं आप, देखिए, ठीक है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में, अपने क्या मतलब देश के बजट में अनाउंस किया था कि देखो इन्वेस्टर चार्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्वेस्टर्स को किस तरीके से इन्फॉर्म करना है और उनको क्या समझना है एक लेमन लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से कि इन्वेस्टर चार्टर निकल के, एक डॉक्यूमेंट निकल के इन्वेस्टर्स को क्या पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए, किन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके मैम, तो इन्वेस्टर चार्टर के बारे में यहाँ ज्ञान दिया हुआ है। और इन्वेस्टर चार्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम अगर मान लो एक कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, आईटीसी, तुमने उसमें पैसे लगाए, तुमको लगता है कि कोई कंप्लेन है तुम्हारे, तुमको लगता है कि तुमको कोई दिक्कत हुई है, तो तुम किसको कांटेक्ट करोगे? आईटीसी के डायरेक्टर्स को, उसके कंपनी सेक्रेटरी को कर पाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है। तुमको वो मेल बैक भी कर पाएंगे इतनी बिजी स्केड्यूल में? तो कोई तो पोर्टल ऐसा होना चाहिए जिससे वो भी आंसरेबल हो कि हमसे अगर इस इन्वेस्टर ने मेरे 10,000 लगाए, 1 रुपया लगाए, 10 रुपया लगाए, डजंट मैटर, अगर इस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो इसका हक बनता है, इसको डिटेल्स पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंजेस में जहां पे भी वो लिस्टेड होती है कंपनीज, उनके बारे में ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन मैंने दिखाया भी था, अगर ओरिएंटेशन सेशन तुमने मेरे साथ किया तो मैंने दिखाया था किस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होते हैं और कहाँ सिग्नेचरीज होते हैं, सब कुछ मैंने दिखाया था। बट वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। बट उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ बात करनी, कोई कंप्लेंट करना है, तो कुछ तो होना चाहिए। तो एक पोर्टल आया जिसका नाम है स्कोर या स्कोर्स, ठीक है। अभी पढ़ोगे स्कोर्स के बारे में, वो स्कोर्स, वो क्रिकेट स्कोर्स के बारे में नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्कोर्स, तो मेरे से पढ़ोगे। सेबी का कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है वो, कि किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स कंप्लेन कर सकते हैं एंड कंपनीज को उसको रिड्रेस करना पड़ेगा। और हर क्वार्टर में, सुनना ये ध्यान से सुनना, हर क्वार्टर में सेबी
को, सेबी को नहीं, सेबी की ये जो इंटरमीडियरी पोर्टल, ये जो स्कोर्स का पोर्टल है, इसमें अगर कोई कंप्लेन आया हुआ है, अगर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, रिजॉल्व हुआ है नहीं रिजॉल्व हुआ है, ये भी बताना पड़ेगा। यानी अब कंपनी आंसरेबल है कि हमसे सवाल पूछा है तो हमने जवाब दिया है कि नहीं दिया है, पहले नहीं थी। तो इन्वेस्टर चार्टर की वजह से अब कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा सब कुछ। तो एक तो सेबी ने ये अच्छा काम किया। दूसरा, एकदम लेटेस्ट में सेबी ने उन लोगों को पकड़ा, जैसे मैंने बताया कि सेबी बीच में बैठा है और साथ में अलग अलग लोगों को खड़ा किया, वो पब्लिक से डील कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उन लोगों को उठाया, बोला देख सुन सुन, अरे सुन भाई सुन, तू इन्वेस्टर चार्टर उनको बता। फिर उसको उठाया, फिर बोला इन्वेस्टर चार्टर बता, इसको उठाया, इन्वेस्टर चार्टर बताओ उन लोगों को। इस तरीके से सबको ऐसे आगे फैलाया कि नहीं, तुम लोग जाओ पब्लिक को बताओ, तुम लोग जाओ पब्लिक को बताओ, अपने अपने सेक्टर्स में बताओ, बट बताओ। इस तरीके से उसको पॉपुलर करवाया, इस तरीके से लोगों तक चार्टर को पहुंचाया। बिकॉज सेबी अपने पोर्टल पे डाल देगी तो तुम एज इन्वेस्टर, तुम हो सकता है 1 साल बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर दो या अभी भी कर रहे हो, लेकिन सेबी के पोर्टल पे कब कब जाते हो तुम? नहीं जाते हो, नेग्लिजिबली जाते हो, नहीं जाते हैं ना। नॉर्मल जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े ब्रोकर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो जाते हैं, वो विजिट करते हैं, वो भी रेगुलरली नहीं जाते, बट तुम नहीं जाओगे। तो तुमको पता होना चाहिए ना, उसके लिए तुम जिससे डील करते हो उसको पकड़ेंगे ना। तो सेबी ने वो किया, ये उनका मकसद था। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जो आपको इंस्टीट्यूट बताना चाहता था मैंने वो कन्वे कर दिया। अब इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था वो फटाफट मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो पढ़ा है वही यहां पे लिखा हुआ है। तो बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट में क्या बोला कि एक इन्वेस्टर चार्टर लेके आते हैं जहां पे सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को जो भी उनका राइट है, जो भी चीजें हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है मैम, ओके बेटा। इसके साथ क्या पड़ा, उस टाइम से सेबी ने इस पूरे चार्टर को बनाना ऐसे शुरू किया। सेबी के पूरे की पूरे ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से रहेगा, इन्वेस्टर्स को सब कुछ पता होना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे है, क्या हो रहा है, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए चार्टर बनना शुरू हुआ। इसमें मेनली क्या फोकस होता है मैम, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, इन्वेस्टर्स की, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास तो हक है बट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको पता चले। और साथ में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ऑलरेडी था, 2011 में आया हुआ है, जुलाई 2011 में ही आया हुआ है। स्कोर्स करके एक सिस्टम है, वो भी पढ़ोगे तो मेरे से, वो 2011 में ही आया हुआ है, लेकिन वापस से एक आईजीआरएम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इन्वेस्टर चार्टर में ना मैं दिखाऊंगी नीचे क्या क्या दिखा हुआ है, देख लो, अभी देख लो क्या लिखा हुआ है मैम। एक है राइट्स जो मैंने पढ़ाया, एक पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ डूज एंड डोंट्स वो भी होना चाहिए ना, कि क्या करे और क्या ना करे। ये 4-5 बातें अच्छे से लिखी हुई है जो मैंने अभी तुमको यहाँ पे जस्ट बताई कि बेटर नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए। दिख रहा है, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, ये मेरे से अभी अभी आप पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करें एक बार। राइट्स क्या है मैम इन्वेस्टर्स के, बहुत सीधी सादी सी बात है मैम कि मेरे को एक अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले कि ठीक है मेरे को समझ आ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रिड्रेसल, अगर मैं कोई भी कंप्लेन कर रहा हूं तो सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम स्कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव, स्कोर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ मेरे को क्वालिटी सर्विस मिलनी चाहिए मैम कि मेरा जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंटरमीडियरी वर्ड समझ रहे हो ना, कोई भी एंटिटी है, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो सेबी से रिलेटेड है, एटलीस्ट जो आपसे रिलेटेड है। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं ना सर जो आपसे रिलेटेड है मैम, जो आपसे रिलेटेड है, एटलीस्ट उनको तो बोलो ढंग से काम करे ताकि हम सेफ रह सके। तो सेबी से रिलेटेड जो भी इंटरमीडियरी है, सेबी रिकॉग्नाइज्ड जो भी इंटरमीडियरी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मेरे को क्वालिटेबल सर्विस मिलनी चाहिए। इन्वेस्टर्स का ये कहना था, ये उनका राइट्स है। ठीक है मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है भाई, इनके साथ किस तरीके से डील करनी चाहिए, जो सेबी रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडियरीज है या फिर इंस्टीट्यूशंस है, इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे, एवरीथिंग। ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपग्रेड करके रखो, जिसको हम केवाईसी कहते हैं, नो यू कंज्यूमर, सारी चीजें अपग्रेड रखो ताकि आप तक वो टाइमली पहुंच सके। अगर उनको भी कुछ बोलना है ना तो आपको कैसे बोलेंगे। अब आपने 4 साल पहले स्टॉक खरीदा, आप कहीं रहते थे, आपको लेटर भेजना है, आपका ईमेल आईडी अपडेट मतलब खत्म ही हो चुका है, अब आप कहीं और रह रहे हैं, आपका ईमेल भी कहीं और है, तो वो भी बेचारे क्या करे, एक इन्वेस्टर के पीछे दौड़े क्या, तो आप भी अपडेटेड रहो ना फिर। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इंश्योर करना है कि अपने बेनिफिट्स आर ऑपरेटेड फॉर द ओन बेनिफिट्स, ऐसा नहीं कि आप ही ट्रेड करने बैठ गए।
तो सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे करना है हमें। तो बेसिकली ये एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है एमसीक्यूज में, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि सेबी का जो ये इन्वेस्टर चार्टर है जो कि सुर्खियों में बना हुआ है आफ्टर द यूनियन बजट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए इसका काम आ रहा है। ठीक है मैम, और कुछ डूज एंड डोंट्स है कि सारे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इट, हाँ एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें आप पहले से क्या रिस्क इन्वॉल्व है पहले से देख के रखो। आपको आईजीआरएम के बारे में पता होना चाहिए, स्कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो जाके कंप्लेन करोगे, वरना वही नहीं पता तो वो कैसे करोगे। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ो इन्वेस्ट करने से पहले। सिर्फ अरे यार बिटकॉइन बहुत अच्छा चलो करते, बहुत अच्छा चलो करते, बहुत समझा ही नहीं, कर दिया तो डूबेगा ही, अरे ये इसका आईपीओ है चलो करो चलो करो चलो करो। इतना पता है कि मैम ये जो जोमैटो है या फिर जो हमारा पेटीएम है, ये ऐसे गया था फिर ऐसे आ रहा है, स्टॉक शेयर बेचो, गधे हैं वो लोग। देखो होता ही है ना कि सभी के ही अकॉर्डिंग जब भी एक, नहीं सुनना, कारण भी सुनो, रैशनली सुनो। देखो डिसीजन लेना तुम्हारे हाथ में, रैशनली बताना मेरे हाथ में। जब और ये मेरे स्टेटमेंट से कोई जाके प्लीज कुछ स्टॉक मत खरीद लेना, अपना रिसर्च करो, मैं बस बता रही हूं क्या होता है। नॉर्मली अपने आईसीडीआर फॉलो करते हैं, तुम यहां पे भी किताब मिल जाएगी तुमको, एक आईसीडीआर बोल के है। व्हाट इज आईसीडीआर? आईसीडीआर कुछ नहीं है, एक रेगुलेशन है। ठीक है, एक रेगुलेशन है जो कि सेबी के पोर्टल पे तुमको मिल जाएगा। तो एक बार मैं ना, नहीं मैं टाइप नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, सभी के पोर्टल में तुमको मिल जाएगा। तो तुम सभी के पोर्टल में जाओगे, तुमको मल्टीपल रेगुलेशंस मिल जाएंगे, ऑर्डर्स मिल जाएंगे, गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो आईसीडीआर एक रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग आईपीओस आते हैं। ठीक है, आईपीओ समझते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आते हैं। अब उसमें बोला गया है कि प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, जो करता धरता है कंपनी के, उनके शेयर्स जो है ना वो लॉक इन हो जाते हैं, और जो भी पहले के शेयर होल्डर्स हैं उनके भी शेयर्स लॉक इन हो जाते हैं। वो यानी वो अपने शेयर्स जो है वो बेच नहीं सकते आने वाले 3 साल या 1 साल तक। ठीक है, तो आने वाले 3 साल तक प्रमोटर्स के लिए होते हैं, आने वाले 1 साल और भी अलग अलग टाइमलाइन है, अलग अलग टर्नओवर और बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से। मतलब मैं तुमको लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि तुम अगर प्रमोटर और कंपनी के करता धरते हो तो 3 साल तक तुम्हारे पैसे नहीं निकाल सकते हो आईपीओ के बाद। अगर तुम आईपीओ के दिन में शेयर होल्डर थे, मतलब उसके बाद नहीं, उसके दिन पे अगर तुम शेयर होल्डर थे तो तुम 1 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हो, तो तुम्हारा शेयर हो गया लॉक, यानी तुम नहीं निकाल सकते। अब जैसे ही 1 साल हुआ इन स्पेसिफाइड कंपनीज का, लॉक इन पीरियड खत्म हुआ। प्रमोटर्स का भी कुछ शेयर 3 साल तक होता है, बाकी 1 साल तक ही होता है, उनका भी लॉक इन हटा। अब वो तो बेचेंगे ना भाई, इतने दिन से नहीं बेचे तो उनको भी पैसों की जरूरत हो। जब वो बेचना शुरू किए तो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट समझो। मार्केट में क्या होता है ना, अब शेयर्स बेचना शुरू किए, अब शेयर बेचना शुरू किए तो क्या होगा, जा रहा है ना, अब लोगों को दिख रहा है कि यार बिक रहा है, वहां पे तो एक्सेस सप्लाई होता जा रहा है, प्राइस तो अपने आप ही कम होता जाएगा कि अरे यार ये तो सस्ता हो गया, तो पहले तो मिल नहीं रहा था, मिल रहा है, सस्ता हो गया सस्ता हो गया। उस हिसाब से अरे बेच रहे हैं लोग, बेच रहे हैं क्या, अरे ये लोग बेच रहे हैं क्या, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, सब बेचना शुरू कर देंगे। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ही उस तरीके से, लेकिन इसका कोई उससे नहीं है कि रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है या फिर ऐसा कोई कुछ नहीं। रेवेन्यू तो जनरेट, एक सेकेंड, रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रहा है, ये तो आगे बढ़ ही रहा है, ये तो धीरे 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 आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन बस हो रहा है कि लॉक इन खत्म हो, या हो सकता है और भी फैक्टर्स हो, अलग अलग केसेस में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। बट आप क्या इस चीज को समझ पा रहे हो? आधों को तो लॉक इन का मतलब ही नहीं पता, आधों को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मार्केट तो देखा नहीं, बस भेड़ चाल में, अरे बेच रहा, अरे भाई प्राइस कम जा रहा है, अरे रुक समझ, पहले होल्ड कर, समझ क्या हो रहा है। तो ये बात मैंने भी नहीं बोली है, राकेश झुनझुनवाला को अगर आप जानते हो, अगर आप उनके ब्लॉग्स पढ़ते हो, अगर आप उनके इंटरव्यूज और देखते हो, तो दिल से कि भाई रुक जा, तू ट्रेडर नहीं है, तू इन्वेस्टर है। अगर तू ट्रेडर है तब तू कर, तब तो ठीक है, अगर तू इन्वेस्टर है तो होल्ड कर, होल्ड करके रख ताकि दिखे तेरे को कि मार्केट कहां जा रहा है, उस हिसाब से डील कर। तो दिस इज व्हाट अबाउट कि क्या इन्वेस्टर्स को इतनी बात पता है, क्या उनको इतना समझ है? द आंसर इज नो। अगर नहीं तो कैसे समझाया जाए, जागो ग्राहक जागो कैसे करे, उनको समझाना पड़ेगा, इसके लिए इन्वेस्टर चार्टर है। टेल मी। आपने बोला ना लॉक इन पीरियड होता है, आई डोंट नो मतलब लॉक इन पीरियड के बारे में, बट मेरा भाई जिसमें गया था ना, तो मतलब उस समय इनिशियली एलआईसी का आईपीओ निकला था, तो अपना बेच के खरीदा, तो मतलब बेच के खरीदा, मतलब अपना कुछ शेयर उन्होंने बेचा, ओके, फिर मतलब उन्होंने एलआईसी के मतलब शेयर्स खरीदे, ओके ओके, लॉक इन पीरियड नहीं खत्म हुआ, सपोज मेरे को कोई शेयर, नहीं नहीं, आपके भाई तो आईपीओ में शेयर्स लिए ना, मैंने बताया आईपीओ के दिन, तो कंपनी ऐसा ऐसा नहीं चलती, तो वैसे नहीं हो सकता ना, समझो।
तुमने आईपीओ में शेयर्स खरीदे, तुम्हारा लॉक इन नहीं होगा। जिस दिन से लिस्ट हुआ, जिस दिन से तुम खरीदना शुरू किए, उस दिन तक जो मेंबर्स, पहले से जो मेंबर्स थे जिनको पता था आईपीओ लेके आ रहा है, उनका पहले से जो थे, करेक्ट। तो एलआईसी बड़ी कंपनी थी, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स पहले से भी होंगे, लिस्ट वो अभी हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से वो काम करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट बताया, ऐसे हजारों कंसेप्ट है मार्केट में जो कि नहीं पता होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ऐसे गिर जाता है या उड़ जाता है। तो तुम समझो, तुमको सिर्फ एक चीज समझ के लग रही है, हाँ यार इसके पीछे तो रैशनल है, ठीक है, हमें समझ आ रहा है, बट ऐसे तो और भी चीजें होंगी ना। हर कंपनी जिसका प्राइस गिर रहा है वो लॉस में है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। समझो इस चीज को। डोंट्स क्या है कि तुम क्या करो, डोंट मेक पेमेंट इन कैश व्हाइल मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं होता है। डोंट शेयर योर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है और ये तुमको हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि तुमको पता है, तुमको इसीलिए पता है क्योंकि इंटरमीडिएरीज तुमको बता रही है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या कि किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। डिबेंचर ट्रस्टीज, तुम पढ़ोगे अपने कंपनीज एक्ट में इन एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में कि डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करता है, एक लेवल के बाद अगर इशू करता है तो उसको अपॉइंट करना पड़ता है ट्रस्टी, जो देख रेख कर सके कि कंपनी का औकात रहे फ्यूचर में कि मेरे को पैसा और इंटरेस्ट दोनों टाइम पे चुका सके। मैं जो बोलूंगी हो सकता है मेरे सिर के ऊपर से जाए, बट तुम समझो, अगर तुम एक्स हो, एक्स छोड़ो, अगर तुम, क्या नाम था, अक्षत, और तुम अक्षत हो, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, चेतन, चेतन, अरे छोटा चेतन। तो अक्षत ने छोटे चेतन को क्या किया है, पैसे दिए 10 लाख रुपए, ठीक है। अक्षत ने चेतन को दिए, तो यानी अब चेतन, छोटा चेतन उसको चुकाएगा ना, 10 लाख प्लस 1 लाख, इंटरेस्ट भी है भाई, इंटरेस्ट लोगे कि नहीं। तो 10 लाख प्लस 1 लाख तुम चुकाओगे इसको, लेकिन क्या तुम्हारा कैपेसिटी है उस चीज को चुकाने का? इसके लिए इसने अपॉइंट किया है मोहक को, मोहक को इसने अपॉइंट किया है। तो ये बना कि नहीं, अब ये ऑल द टाइम अश्योर करके रखेगा कि तुम्हारे पास 10 लाख प्लस 1 लाख पैसा रहे, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रहे, ताकि तुम इसको चुका सको। वैसे ही अभी तुम समझो कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी ने इशू किया है। अब इशूअर्स ने तो, पब्लिक ने तो ले लिया डिबेंचर्स, पैसे दे दिए अपने, डिबेंचर्स ले लिया, बट क्या इसके पास जो इशूअर है, क्या इसके मतलब यही, क्या इसके पास है इतना कि ये चुका पाए टाइम पे? उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टीज को वो किया जाता है। तो ये भी एक इंटरमीडियरी है जो सेबी में रजिस्टर्ड है। तो इसको पकड़ा, किसको पकड़ा? सभी ने, ए डीटी इधर आ, तू एक काम कर, अपने वेबसाइट पे ना हर जगह छा दे, ऐसे करके लिख दे, जो भी तेरे प्रोविजंस, जो भी तू चाहता है इन्वेस्टर्स को पता चले हमारे एंड से, वो सब इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। तेरे जो भी डॉक्यूमेंट उसमें जाना चाहिए, तू पोस्टर्स लगा ऑफिस में अपने, हर जगह तू इस चीज को बता कि एडवर्टाइज कर इस चीज को। अच्छा, तो इस तरीके से सभी चीजों को आगे लेके जा रहा है। उसी के बाद आया पब्लिशिंग इन्वेस्टर चार्टर बाय मर्चेंट बैंकर, जो मैं करती हूँ, ठीक है, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, INV इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों है, इनको भी सेम चीज बोली कि इधर आओ, तुम लोग भी तो इंटरमीडियरी हो, इधर आओ, कॉलर पकड़ा, बोला जा अपने वेबसाइट पे सब कुछ डाल, सारा इंफॉर्मेशन डाल, मैंने जो गाइडलाइंस अभी इशू किया है उसके बेसिस पे डाल, जाके सब कुछ बोलते ना, ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल दे, ऐसे अक्षय कुमार के डायलॉग है ना, उसी हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी चीजें उनको अलग अलग फॉर्मेट में, फॉर्मेट भी सभी ने दे रखा है कि भाई इसी फॉर्मेट में बताना है, अपना सारा ज्ञान मत लगाना, जाओ जाके बताओ सबको। फिर बोला मर्चेंट बैंकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स के साथ वो बैठ के एडवाइजरी गेम खेलते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है बताइए क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करें। एक कमिटी बैठती है और सब समझता है, और फिर आगे काम होता है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स को किस तरीके से इजी वे में चीजों को बताए, ठीक है। सारे रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स को डिस्क्लोज करना है अपने वेबसाइट पे, इन्वेस्टर चार्टर के बारे में, प्लेसमेंट्स के लिए, डेट सिक्योरिटीज के लिए, और बहुत सारे स्पेसिफिक फॉर्मेट से उसके हिसाब से। उसके साथ बोला आरटीएस। आरटीएस कौन होते हैं मैम? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। जब आईपीओ और सब आता है ना, तो आप लोग अकाउंट्स किए होंगे 12th में, जिसमें आपने प्रो रेटा किया होगा कि किसको किस हिसाब से शेयर देना है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रो रेटा आप नहीं करते हैं, वो कंपनी नहीं करती है, वो आरटीए करता है कि किसको अलॉटमेंट कितना शेयर्स का करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी बहुत सारे इनके काम है, किस तरीके से डिपॉजिटरीज को क्या करना है, कॉर्पोरेट एक्शन कराना है, फ्यूचर में पढ़ोगे क्या करते हैं, ये उनका बहुत लंबा रोल है। इनफैक्ट जब आईपीओ आता है तब भी इनका बहुत लंबा रोल है, कंपनी के पूरे टर्म में इनका काफी लंबा रोल है, लिस्टेड कंपनीज के, ठीक है। शेयर्स के साथ ये डील करते हैं क्योंकि, तो उनको भी बोला ए आरटीए सुन,
तेरे पास तो और ज्यादा इन्वेस्टर्स है, सुन अपने वेबसाइट पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल, सबको बता कि कैसे कैसे क्या होता है, अपने ईमेल से बता, सबको मेल करके अपने इन्वेस्टर चार्टर को अपने वेबसाइट्स पे डाल, डजंट मैटर, जो भी तेरे ऑफिस के प्रोमिनेंट प्लेसेस है वहां पे चिपका अलग अलग चीजों को, समझाओ उनको कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। इसके लिए तुमने भी कभी ना कभी पक्का देखा होगा कि पासवर्ड शेयर मत करो, ऐसी चीजें मत करो, कैश में डील मत करो, अगर ये करते हो डिजिटल पेमेंट्स करो, प्रूफ रखो कि अगर तुमको पता है इसका मतलब तुमने कहीं सुना है, इसका मतलब तुमने भी कहीं ना कुछ देखा है। इसके साथ फिर मर्चेंट बैंकर को बोला क्या, मर्चेंट बैंकर के साथ कंसल्ट करके बोला कि अपने वेबसाइट में डेट मार्केट के बारे में बताओ। उसके साथ वापस बोला मर्चेंट बैंकर्स के साथ कि अपने वेबसाइट में इन्वेस्टर चार्टर के डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली कराओ, किन फंक्शंस के बारे में, डी लिस्टिंग, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज देते हैं ना, मतलब कंपनीज मार्केट में आई, लिस्ट हुई, शेयर्स लिया, अब वापस हो सकता है कंपनी को वे बैक करना हो कि नहीं हमको नहीं अब रखना है, तो इसके लिए कंपनी अपना टेक ओवर करवा लेती है, कंपनी बायबैक कर लेती है शेयर्स को, या डीलिस्ट करवा लेती है, मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज से उतर जाती है। तो ये सारे काम में भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है ना, इन्वेस्टर्स का तो जा रहा है भाई, पैसे लगाए कंपनी, कंपनी डीलिस्ट हो रही है, अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा यहाँ पे काम है। हमने इस कंपनी में पैसे लगाए, ये अक्षता की इस कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, हमने तो अंबानी को देख के पैसे लगाए थे कि ये अच्छे से बिजनेस करेगा, ये टेक ओवर कर रहा है, ये कैसे चलाएगा मेरा बिजनेस, मेरा पैसा लगा हुआ है इसमें, नहीं 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 हमको पीछे हटना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट आते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई नहीं कंपनी चढ़ रही है उतर रही है, क्या हो रहा है कंपनी में, सब पता होना चाहिए। तो मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पे पिक्चर में आते हैं और वो आके काम करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो मैंने अभी जितना बोला है, आईपीओ, राइट्स इशू, क्यूआईपी प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल, एसएमई आईपीओज, बाईबैक, डीलिस्टिंग, सास्ट, मैंने सब कुछ कर रखा है, वाह मजा आ गया मेरे को। एनीवेज, तो ये सारी भी चीजें आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये सारी चीजें करोगे, अगर आप एक कंपनी में हो, अगर आप एक मर्चेंट बैंकिंग फर्म में हो, तो ये सारी चीजें आप करवाओगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है CCI विच इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी आप अपने एग्जीक्यूटिव में एक पूरा चैप्टर है इनफैक्ट आपका इसके ऊपर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से ये काम करता है। आई थिंक विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास मे बी, एंड IBBI, एंड फिर आपका प्यारा प्यारा ICSI जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना है, एंड फिर आप समित सर के बारे में पढ़ोगे मेरे से। तो ठीक है, लेट्स कीप इट टिल हियर, विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे, एंड कल अपने कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, देखते क्या कर सकते हैं कल। चलो, वॉरेन बफेट, नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, सबके बारे में पढ़ेंगे अभी, मजा आएगा। चलो बाय। वीडियो वॉच, नोट्स चाहिए मेरे को।